हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स IIT माई सेल्फ फारिस सर। और आज मैं आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 4 में लेकर आया हूँ। आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हो लिविस एसिड के बारे में। सेकेंड हम लोग देखेंगे लिविस बेस क्या होता है, वो भी समझेंगे। और थर्ड अगर देखेंगे तो फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द लिविस एसिड। तो लिविस एसिड का क्या क्या फैक्टर्स है इस पूरे वीडियो में कवर होने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर स्टार्टिंग से एकदम लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत से बच्चे लोग का क्वेश्चन रहता है कि सर हम एसिड के स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करेंगे, है ना, बेसिक को कैसे समझेंगे, ऑर्डर क्या सजाएंगे। तो काफी इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है यहाँ पर, फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द लिविस एसिड। तो लिविस एसिड बेस क्या होता है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इन सब को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और जो बच्चे अभी तक लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाके पहले इन 3 वीडियो को देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस लिंक दे दूंगा लेक्चर 1, 2, 3 का। तो फटाफट पहले इसको कवर करिए, छोटा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद आप इस लेक्चर 4 को देखिए, एकदम सीरीज वाइज सीरीज देखिए। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली किसी भी वीडियो को उठा ले, नहीं, एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, उसको नोट डाउन करिए, कॉपी में लिखिए। जो भी प्रॉब्लम होता है इस वीडियो या कोई भी जितना अभी तक वीडियो बना है उसका जो भी डाउट होता है उस डाउट को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, उसको डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर में 4 में लिविस एसिड क्या होता है ना। तो बच्चों देखो ध्यान से कि लिविस एसिड का कंसेप्ट क्या है। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, आर्सेनियस एसिड के बारे में बताया, जो H+ आयन देता है एक्वस मीडियम में उसको बोलते हैं आर्सेनियस एसिड बोलते हैं। जो OH- आयन देता है उसको बोलते हैं आर्सेनियस बेस बोलते हैं। दूसरा बात करते हैं क्या कि ब्रोंस्टेड लिविक कंसेप्ट ऑफ एसिड के बारे में, जो H+ आयन देगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेड एसिड बोलेंगे। जो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या, ब्रोंस्टेड बेस बोलेंगे। और लास्ट अब यहाँ पर क्या है, लिविस एसिड काफी इंपॉर्टेंट है इस एसिड का। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि एक ऐसा एसिड, एक ऐसा सब्सटेंस, लिविस एसिड हम उसको बोलेंगे, उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो क्या करे, मेरे पास एसिड स्पेसिस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहां एक नया टर्म्स आया है, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको अगर कोई एक ऐसा स्पेसिस एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, मेरे पास लिविस एसिड होगा। और लिविस बेस का कंसेप्ट क्या था, जो लोन पेयर को क्या करे, देगा। जो लोन पेयर किसी दूसरे स्पेसिस को दे रहा है तो वो लोन पेयर जो देने वाला है ना उसको हम क्या बोलेंगे, लिविस बेस बोलेंगे। तो चलो पहले हम लोग कवर करते हैं क्या, लिविस एसिड्स के बारे में। तो एक ऐसा स्पेसिस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर इज कॉल्ड द क्या, लिविस एसिड। मान लो मेरे पास A है, ओके, और मान लो कोई एक ऐसा B स्पेसिस है, इसके पास है लोन पेयर। चलो वो क्या कर रहा है, B से क्या कर रहा है, A क्या कर रहा है, ले रहा है। तो बताओ A क्या कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम इसको बोल देंगे लिविस एसिड भाई साहब ये। बट एक क्वेश्चन ये उठता है, सर A इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा। अब कहने का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी होगा तभी तो ले रहा है ना। तो अगर A के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। दूसरा हो सकता है कि ये क्या, इसके इनके वैकेंट ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल खाली है या p ऑर्बिटल खाली है, तो अपने कोवेलेंसी को इनहेंस करने के लिए क्या करता है, कभी कभी ये एक्सेप्ट करता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक ऐसा स्पेसिस जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिविस एसिड बोलेंगे। तो एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के डिफिशिएंसी की वजह से। तो सबसे पहले यहां पर पॉइंट नोट करना, आपका कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो आपके लिविस एसिड कहलाते हैं, है ना। तो पहले इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मैंने क्या किया कि कंपाउंड्स वेयर द सेंट्रल एटम हैज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मैंने अभी ये बताया, ऑक्टेट से अगर मान लो उनके सेंट्रल एटम का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो, मैं जो यहां पर देखो, यहां पर इसको सर्कल कर रहा हूं, देखो ये इस मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम है। कौन कौन सा, बोरोन, एल्युमिनियम, आयरन और गैलियम। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम है। अगर सेंट्रल एटम के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा, या दूसरा हम ये बोल सकते हैं इनके पास क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, मतलब आउटर सेल में इसके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 8 से कम होगा, तब हम क्या बोलेंगे, इसका ये एक लिविस एसिड है। तभी तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना लोन पेयर किसी दूसरे से, राइट। तो अब यहां पर बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है, तो मैंने यहां पर आपको बताया। अब इनके स्ट्रक्चर को देखना है कि बोरोन अगर देखो कि BF3 में ये आपका क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। बताओ बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है,
बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोरोन के पास कितना है 1 2 3 4 5 6, तो कहीं ना कहीं हम ये बोलेंगे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो अब बताओ बोरोन के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा तो कहां लेगा, अगर बोरोन को अगर तुम ध्यान से देखोगे उनके आउटर शेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है और उसके एक वैकेंट ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, वो क्या करता है पी ऑर्बिटल में क्या करता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। इसलिए बोरोन जो है यहाँ पर BF3 कैसा काम कर रहा है, वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक आपका लिविस एसिड का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि लिविस एसिड आपको यही बात बोला था एक ऐसा स्पीशीज जो क्या कर सकता है लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे लिविस एसिड बोलेंगे। तो BF3 का पहला एग्जांपल है वो क्या कर रहा है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये किसी दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रख सकता है, इसलिए BF3 इज कॉल्ड द क्या लिविस एसिड। ठीक है, BBr3 का अगर ध्यान से देखेंगे तो BBr3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर में। अगर बोरोन के पास देखेंगे तो बोरोन के पास यहाँ भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये भी एक एग्जांपल होगा लिविस एसिड का। बोलो क्लियर है, चलिए अगर क्लियर तो फटाफट लाइक करिए, बोलना ना पड़े फटाफट लाइक करें। ठीक है, अब AlCl3 में अगर तुम ध्यान से देखोगे इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस वाले भी यहाँ भी कैसा बिहेव करेंगे, ये आपका लिविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि आउटर सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। बोलो क्लियर है। और लास्ट में आपको दिखा देता हूं आयरन क्लोराइड, तो आयरन क्लोराइड भी अगर तुम ध्यान से देखोगे इसके पास भी देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन करके है और ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑक्टेट से कम होने वाले स्पेसिस जो 3-3 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो जनरली वो क्या होते हैं आपका लिविस एसिड तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि आउटर सेल में इसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, तो अब ये आपको क्वेश्चन उठता है कि आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है ना फॉर्मूला बनाते बनाते हम लोग को पढ़ते पढ़ते ये आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल में कौन कौन से एलिमेंट के ऑर्बिटल में कौन ऑर्बिटल खाली है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो हो सकता है अभी जो बच्चे क्लास 11 के स्टार्टिंग में है वो केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़े, तो ये थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट लग सकता है कैसे हम आइडेंटिफाई करें इसके ऑर्बिटल खाली है कि नहीं है। तो चलो छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, छोटा सा बता दें, जैसे मान लो BF3, तो BF3 में बोरोन के पास कितना एटॉमिक नंबर 5। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 5 है, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूँ क्या होगा 1s2 पहला, फिर हो गया 2s2, फिर क्या होगा 2p1। ठीक है, नॉर्मल सा कैसे चेक करना मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखो कि मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा, तो देखो ये 2s है और ये कितना है 1s है और ये कितना है 2p है। ठीक है, ये आपका 2p है। अब बताओ 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2p में एक इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका 2p, ये आपका क्या हो गया 2s और ये कितना हो गया आपका 1s। बोलो क्लियर है। 1s में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो चलो मैंने फिल कर दिया। दूसरा अगर बात करते हैं 2s में अगर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने ये फिल कर दिया। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन था 1 फिल कर दिया। अब देखो आउटर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड है और इसमें कितने 2 है ना। तो पेयर्ड वाले हमेशा बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं लेते, हमेशा क्या होता है अनपेयर्ड वाले लेते हैं बॉन्डिंग में। इसलिए ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और ये एक्साइट होकर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है ना, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को मिटा दे रहा हूं, तो यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, टोटल कितने अनपेयर्ड हो गया, टोटल हो गया 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया। फ्लोरीन कितना आ रहा है 3, तो एक फ्लोरीन आया, दूसरा फ्लोरीन आया और तीसरा फ्लोरीन आया। ठीक है, अभी क्या किया, इससे रिएक्शन कर दिया, इससे रिएक्शन किया, इससे रिएक्शन किया और साथ ही साथ बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये देख रहे हो ना, ये आपका p ऑर्बिटल जो देख रहे हो, p ऑर्बिटल आपका एम्प्टी है, ये आपका क्या है p ऑर्बिटल आपका एम्प्टी है। अब p ऑर्बिटल एम्प्टी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो इसके आउटर शेल में कितना 2 4 6 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं बोरोन का। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां लेगा, ये खाली है, ले लेगा। तो कहीं ना कहीं आपका p ऑर्बिटल खाली है, हो सकता है किसी एलिमेंट का d ऑर्बिटल खाली होगा लेने के लिए, तो ये p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल एम्प्टी होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको लिविस एसिड बोलते हैं। तो एक ऐसा स्पीशीज जो क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रख सकता है, या लोन पेयर, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ही नहीं बोलना, आपको बोलना है लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, इस कॉल्ड द। अगर वो पेयर के फॉर्म में लेगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो लेगा कितना 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेगा या लोन पेयर लेने का टेंडेंसी होता है, तो उस स्पीशीज को बोलते हैं क्या लिविस एसिड। तो आज से आपको याद रहेगा BF3, AlCl3, BBr3 है ना, AlCl3, आयरन क्लोराइड और सर गैलियम का क्लोराइड, ये वो एग्जांपल है जिसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वो लिविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। बोलो क्लियर है।
ठीक है, तो चलो ये अच्छे से उतार लो आप लोग। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे लिविस एसिड के बाद और कौन कौन से एग्जांपल है, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो विच द सेंट्रल एटम जो तुम देख रहे हो हैज द अवेलेबल, अगर बात करते हो, ठीक है, इनके पास अवेलेबल है क्या, वैकेंट ऑर्बिटल। अभी भी मैंने बताया कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है, तो वो क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, देखो एसेन 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 फॉस्फोरस सल्फर और यहाँ पर टाइटेनियम, देखो अब ये सारे वो एग्जाम्पल है जो क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रख सकता है, उनके वैकेंट ऑर्बिटल खाली है। और जब वैकेंट ऑर्बिटल खाली है तो क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना, और लेने का टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं लिविस एसिड। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कंपाउंड है SnF4 SnCl2, ठीक है, SnCl4 PF4, ठीक है, SF4 और यहाँ टाइटेनियम का क्लोराइड जो है टेट्राक्लोराइड है, ये वो एग्जांपल है जो आपका क्या है, इनका वैकेंट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल खाली है, इसलिए क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रख सकता है, इसलिए हम इसको लिविस एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ओके, अब बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि आप ऑक्टेट होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है, तो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इनहेंस करते हैं, मतलब कि एक्सटेंड करते हैं, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो मैं आपको केमिकल बॉन्ड में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी स्पेसिस वाले स्पेसिस होते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या, यस होते हैं, ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो केमिकल बॉन्ड में बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है 8 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी क्या करता है, इनके डी ऑर्बिटल खाली है, तो इसलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसको हम लिविस एसिड बोलते हैं। तो ये केमिकल बॉन्ड में मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। अब दूसरा बात क्या है, हमको तो ये पता चल गया कि सर कि लिविस एसिड का तो 6 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज को मैंने देख लिया, दूसरा बात करेंगे डी ऑर्बिटल खाली है तो उसको वो भी एग्जांपल मैंने देख लिया लिविस एसिड का, तीसरा मैं देख रहा हूं सिंपल कटायन। अब बताओ लोन पेयर लेने का मतलब क्या हो रहा है, मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कमी है, और प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। तो अगर आपके पास Ag प्लस है, कॉपर +2, जितने भी कटायन स्पेसिस है, कटायन प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन मेरे पास कमी है, हमने किसी को इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो ऑलरेडी मैं अगर किसी को इलेक्ट्रॉन को दे दूंगा मेरे पास क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। अब यहाँ पर प्लस का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रॉन तो लेना चाहेगा ही, तो जितने भी सिंपल कटायन वाले होते हैं, जितने भी सिंपल कटायन वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रख सकता है, इसलिए ये सारे Ag प्लस, कॉपर +2, अल्युमिनियम +3, कोबाल्ट +3, मैग्नीशियम +2, ये वो एग्जांपल कटायन है जो आपका लिविस एसिड से बिहेव कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस मतलब हो गया डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड लास्ट अगर बात करते हैं एक ऐसा कंपाउंड विच हैव द मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले स्पेसिस है ना, विथ मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट नोट करना यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर कार्बन, कार्बन अगर CO2 अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये मैं यहीं पर प्लॉट करता हूँ, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। SO2 अगर देखो तो कैसा होगा, देखो SO2 यही हो गया, SO3 का स्ट्रक्चर देखोगे क्या होगा, ये हो गया। अगर एक सेंट्रल एटम के पास, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक सेंट्रल एटम के पास, ध्यान से देखो, एक सेंट्रल एटम है, अगर सेंट्रल एटम के साथ कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे सिस्टम वाला कोई मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो देखो यहां पर कार्बन है, वो क्या है, मल्टीपल बॉन्ड रख रहा है, डबल बॉन्ड है इसके पास, किससे, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है, उसके पास टेंडेंसी होता है सेंट्रल एटम का कि वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सके। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन है, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन टान रहा है, वो भी टान रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन टान रहा है, मतलब कार्बन के पास क्या है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, वो फट से क्या करता है, बॉन्ड तोड़ लेता है। कैसे, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, नेगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब बताओ कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो कार्बन सेंट्रल एटम है, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो किसी दूसरे से लोन पेयर ले सकता है, तो वो लिविस एसिड से बिहेव कर सकता है। बोलो क्लियर है। SO2 भी वही है, ये टूटेगा नेगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव। सल्फर भी यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एटम सल्फर भी लिविस एसिड बिहेव कर रहा है ना। अगर हमारे पास SO3 अगर बात करते हैं, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 3 मल्टीपल बॉन्ड है, बहुत ज्यादा सल्फर पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टान रहा है, यहाँ से टान रहा है, ऊपर से टान रहा है, मतलब सल्फर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी स्पेसिस फॉलो कर रहा है, राइट, तो इसीलिए फिल कर रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं बहुत ज्यादा क्या होगा, इसका एसिड कैरेक्टर होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये एग्जांपल एसिड, लिविस एसिड का हो सकता है, यस, ये सारे एग्जांपल आपका लिविस है। तो मैंने क्या बताया, एक ऐसा कंपाउंड विच हैव द मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड, मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा, तो ध्यान रखना वो आपका लिविस एसिड तरह सेंट्रल एटम काम कर सकता है। बोलो क्लियर है। चलिए, तो अब बात करते हैं थोड़ा लिविस बेस के बारे में।
तो लिविस एसिड का तो पूरा हम लोग हिस्ट्री जान लिए। अब हम लोग बात करेंगे लिविस बेस के बारे में। लिविस बेस किसको बोलते हैं? तो लिविस बेस कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा स्पेसिस जो लोन पेयर दे रहा है, एक्सेप्ट करने वाला तो एसिड था ही, अब क्या कर रहा है, अब मान लो कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई दे रहा है तब तो कौन दे रहा है? वो आपका बेस दे रहा है। तो एक ऐसा स्पेसिस जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरा को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वो स्पेसिस को बोलते हैं क्या? वो आपका लिविस बेस होगा। तो मतलब अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि मान लो मेरे पास ए था, याद है, और मैंने यहाँ पर बी बनाया था, बी के पास लोन पेयर था, तो ये इसको दे रहा था, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया, ले रहा है तो लिविस एसिड, और लोन पेयर दे रहा है, कौन दे रहा है? ये दे रहा है, तो ये हो गया लिविस बेस। बात समझ में आया? तो मतलब लोन पेयर प्रोवाइड करना इज कॉल्ड द लिविस बेस। अब प्रोवाइड करने का मतलब क्या हो गया? लिविस बेस किसको बोल सकते हैं? लोन पेयर देगा। लोन पेयर क्यों दे रहा है? अब सीधा बात है, क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक ऐसा स्पेसिस तुमको जज करना है, देखना है जिसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। लिविस बेस के लिए एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। और एक बात बताओ, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या था? ब्रॉन्स्टेड बेस क्या था? मैंने एसिड बताया था, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या था? जो H प्लस आयन दे रहा है। दूसरा ब्रॉन्स्टेड बेस क्या था? जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो H प्लस आयन को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है ना? वो लोन पेयर दे के। ब्रॉन्स्टेड बेस मैंने बताया था ना, मैंने पीछे में बताया था ब्रॉन्स्टेड बेस किसको बोलते हैं? तो ब्रॉन्स्टेड बेस उसको बोलते हैं जो लोन पेयर दे के क्या कर H प्लस को एक्सेप्ट कर ले। तो मेरे पास जितने भी ब्रॉन्स्टेड बेस है वही मेरा लिविस बेस है, देख लो। मगर ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या था? वो H प्लस देने वाला, मगर लिविस एसिड क्या है? लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला। ये डिफरेंट है। तो ऑल द ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या वो लिविस एसिड है? नहीं। मगर ऑल द ब्रॉन्स्टेड बेस आर द लिविस बेस। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा बोलता है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान से सुनोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे ध्यान नहीं दिए मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑल द ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है वो लिविस एसिड नहीं है, क्योंकि H प्लस ब्रॉन्स्टेड एसिड में क्या था? H प्लस देने का, और लिविस में क्या है? लोन पे क्या करना है? एक्सेप्ट करने का। तो ये तो अलग हो गया ना लिविस के हिसाब से। लिविस क्या कर रहा है? लोन पे एक्सेप्ट कर रहा है, और ब्रॉन्स्टेड क्या कर रहा है? ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या कर रहा है? वो H प्लस आयन देने का। तो लोन पेयर और H प्लस में काफी डिफरेंस है। बट दूसरा, जितने भी ब्रॉन्स्टेड बेस है, ब्रॉन्स्टेड बेस किसको बोलते हैं? लोन H प्लस को एक्सेप्ट करना। तो H प्लस को एक्सेप्ट कैसे करोगे? लोन पेयर देके एक्सेप्ट करोगे। तो इसलिए ध्यान रखना है, जितने भी ब्रॉन्स्टेड बेस है वही तो मेरा लिविस बेस है, क्योंकि लिविस बेस भी क्या था? लोन पेयर दे रहा है किसी को। तुम ध्यान रखना है कि ऑल द लिविस बेस, ऑल द ब्रॉन्स्टेड बेस आर लिविस बेस, ध्यान रखना है। बट ऑल द ब्रॉन्स्टेड एसिड आर नॉट द लिविस एसिड, ध्यान रखना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब ध्यान से देखो क्या मैं बोल रहा हूं। तो द बेस इज a species which the donate the electron pair and lone pair is called the Lewis base। कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स है उसको थोड़ा देखते हैं। तो ऑल द सिंपल एनायन, जितने भी आपका सिंपल एनायन है, सिंपल एनायन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो किसी को तो दे सकता है, तो लिविस बेस तो होगा, ठीक है ना? तो वो क्या होगा? वो लिविस बेस होगा। तो जैसे NO3 माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, सबके पास लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर है ना? एटलीस्ट मैं तो एक ही दिखा रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना? ऑक्सीजन पास 2 है, क्लोरीन के पास में 3 है ना? क्लियर है ना? तो अब तो 4 हो गया होगा, 1 2 3 4 5, एक माइनस भी आने का मतलब एक और लोन पेयर आ गया, राइट? तो कहने का मतलब क्या है? माइनस आने का मतलब वो एक्स्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो आराम से ये नेगेटिव चार्ज वाले सिस्टम हमेशा लिविस बेस होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, मॉलिक्यूल कंटेनिंग द 1 and more अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स। किसी भी एटम का अगर बात करते हो, किसी भी एटम के ऊपर में एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। जैसे न्यूट्रल में बात करता हूं, जैसे वाटर, वाटर एक न्यूट्रल है, कोई चार्ज स्पेसिस नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे वाटर के पास लोन पेयर है? तो ये लिविस बेस हो सकता है। अमोनिया, अमोनिया के पास भी मेरे पास लोन पेयर है, तो ये भी क्या कर सकता है? लिविस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। अल्कोहल, अल्कोहल के पास भी एक लोन पेयर है, और ऑलरेडी 2 लोन पेयर है, एक को मैं बात करता हूं, तो अल्कोहल भी एक बेस की तरह काम कर सकता है। नाइट्रोजन ये भी है, सल्फर, सल्फर 2 है, तो मतलब ये वो एग्जांपल्स है जो आपका लिविस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये न्यूट्रल आपका आ गया, और ये आपका चार्ज स्पेसिस वाला आ गया, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूल कंटेनिंग 1 and more अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या लोन पेयर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेरे पास लिविस बेस बोलेंगे। बोलो क्लियर है? A to Z आपको मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, कोई भी डाउट होगा जरूर पूछिएगा, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूं। दूसरा, मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड विच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मल्टीपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, जैसे CO, मल्टीपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, जैसे CO के पास अगर बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से देखो, ठीक है? तो C हो गया। NO के पास भी मेरे पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर्स होते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मैं केमिकल बॉन्ड में पढ़ाऊंगा आपको। देखो ये भी लोन पेयर दे सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, पाई इलेक्ट्रॉन्स।
ये भी आपको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ट्रिपल बॉन्ड वाला भी, ये भी इलेक्ट्रॉन ये पास रखा, पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये बॉन्ड तोड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव में, ये बॉन्ड तोड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव क्या कर सकता है, किसी को दे सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है, मल्टीपल बॉन्ड वाले स्पीसीज देख लो, ठीक है, जो न्यूट्रल वाले स्पीसीज है लोन पे रहे कि नहीं, चार्ज स्पीसीज वाले देखो चार्ज वाला तो होता ही है। तो ये सारा आपका एक लिविस बेस का एग्जाम्पल है। बोलो क्लियर है? चलिए, तो ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं लिविस एसिड का? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझोगे, ठीक है। वो क्या क्या पॉइंट है ध्यान से देखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट है, एक एक चीज नोट करना, जो मैं बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फंसते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है। तो एक एक चीज का रीजन जो नोट आएगा यहाँ से इस वीडियो से, वो जरूर नोट करना, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारा सब कुछ यहाँ से बातें लिखा हो, ठीक है। कुछ मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको भी नोट करो पॉइंट को, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियर चार्ज, पहला फैक्टर्स, न्यूक्लियर चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविस एसिड। मतलब एक न्यूट्रल स्पेसिस या न्यूट्रल चार्ज अगर बात करते हो, मान लो मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम, मान लो मेरे पास कोई एक एटम है या मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का जो सेंट्रल एटम है ना, उसके ऊपर देखो न्यूक्लियर चार्ज कितना है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो मैंने अभी भी बताया, तो चार्ज जितना ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज का बोलने मतलब पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना क्या होगा, आपका लिविस एसिड ज्यादा होगा। क्यों? कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा वो इलेक्ट्रॉन उतना लेना चाहेगा, उतना अच्छा लिविस एसिड हो सकता है, ठीक है। एकदम आराम से समझना। तो न्यूक्लियर चार्ज ऑन द मेटल या बोल सकते हो सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविस एसिड। चलो पहला क्वेश्चन ये ऑर्डर आपका आया। देखो न्यूक्लियर चार्ज मैं बोल रहा हूं सेंट्रल एटम का, यहां सेंट्रल एटम कौन, ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। बताओ पॉजिटिव चार्ज किस में जाता है, प्लस इसमें, ये जीरो न्यूट्रल है, ये देखो माइनस किस पर है, ऑक्सीजन पर है, ठीक है। माइनस किस पर है, ऑक्सीजन पर, दो माइनस है। तो जैसे इस ऑर्डर में जा रहे हो तो तुमको दिखाई दे रहा है क्या कि पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा इसमें है। और अभी भी मैंने आपको बताया कि H3O+ में H+ देने का टेंडेंसी अभी भी इसके पास है ना। जैसे मैं अगर बात करूं वाटर है ऐसे, और ये पॉजिटिव है। मैंने बताया कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहां से लेगा, वो क्या करेगा, ये फट से क्या करेगा, अपना बॉन्ड एक तोड़ लेगा, नेगेटिव ये क्या हो जाएगा पॉइंट। देखो H+ आयन रिलीज किया, तो अगर H+ आयन रिलीज किया तो ध्यान रखना वो क्या होगा, एसिड होगा। तो H3O+ इज कॉल्ड द एसिड, ठीक है ना, बात समझा, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर बताया सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पर सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा आपका लिविस कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इनमें से ऑर्डर बता सकते हो, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा इसमें है, कम, सबसे कम और सबसे कम। -2 मतलब माइनस ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि लिविस कैरेक्टर का ऑर्डर आपका डिक्रीज करेगा इस ऑर्डर में, ठीक है। एकदम क्लियर, पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो न्यूक्लियर चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम जितना ज्यादा होगा तो लिविस एसिड ज्यादा होगा, एकदम नोट करो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि रीजन मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा तो वो जल्दी से एसिड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेगा, तो लोन पेयर किसी एटम से लेगा, तो लोन पेयर अगर लेगा तो क्या होगा, वो लिविस एसिड हो सकता है। तो सबसे अच्छा एसिड ये, फिर ये कम और भी कम, सबसे कम, क्योंकि -2 है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है, ठीक है। देन सेकेंड क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। अब बोला है कि एक ऐसा सेंट्रल एटम स्पेसिस, एक मॉलिक्यूल्स का वो सेंट्रल एटम जो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हो, साथ ही साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, ज्यादा, जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उतना क्या करेगा, वो सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जितना निकालेगा तो लिविस एसिड क्या होगा, उतना बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा सेंट्रल एटम का। जैसे फॉर एग्जांपल SO3 एंड SO2, अभी मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया SO3 एंड SO2। अब बताओ, मैं यहाँ पर थोड़ा बनाता हूँ, ठीक है। SO3 अगर देखोगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मल्टीपल बॉन्ड है आपके पास, और यहाँ पर क्या है, SO2 है, मान लो। ये थोड़ा बेंड शेप का होता है मगर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं बना देता हूँ, ये आपका ऐसे है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सल्फर है यहाँ भी सल्फर है, ठीक है। इन दोनों में अगर हम बात करेंगे एसिड कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, तो एसिड कैरेक्टर का ज्यादा होने का मतलब अगर समझ रहे हो, तो मैंने भी बताया पॉजिटिव चार्ज, सेंट्रल एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना लिविस एसिड ज्यादा होगा। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, दूसरा से लोन पेयर लेगा। तो फिलहाल आप देखोगे किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन टानेगा,
ये भी टानेगा और वो भी टानेगा, तो इस पर क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो जाएगा, इस पर, है ना। और इस पर कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो इसमें 3 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन टान रहे हैं, जिसकी वजह से सल्फर पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बहुत ज्यादा से बढ़ रहा है। मगर इस सल्फर पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम कितने में, 2 ही है ऑक्सीजन, तो कम टानेगा। तो मतलब बताओ किस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा होगा, इस पर ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन कम है। तो यही बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, जितना ज्यादा सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा रहेगा, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को कम करेगा, जिसकी वजह से लेविस कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो बताओ ऑक्सीजन किस में ज्यादा है, शॉर्ट ट्रिक, उतना कंसेप्ट नहीं करना है, कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, मगर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको ध्यान रखोगे। SO3 एंड SO2, कौन इस ऑक्सीजन ज्यादा है सल्फर से, सल्फर में कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें SO3, इसमें SO2, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो क्या होगा, लेविस कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा रहा है। बोलो क्लियर है, क्लियर। तो चलो इसका ऑर्डर मैंने जान लिया। तीसरा, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको डेफिनेशन बोला हूं कि सेंट्रल एटम से, ध्यान सुनोगे, सेंट्रल एटम से जितने ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है उतना क्या होगा, लेविस कैरेक्टर बढ़ेगा। मगर यहां पर एक एक्सेप्शन है। बताओ सेंट्रल एटम कौन कौन है, यहां सेंट्रल में बोरोन है, यहां भी बोरोन है, यहां भी बोरोन है, यहां भी बोरोन है, ठीक है। इसके बगल में कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। बताओ बोरोन से कौन से ऐसी स्पीसीज में बोरोन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, उसमें फ्लोरीन में। फ्लोरीन देखो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो आपको पता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर आपको पता है ना, फ्लोरीन का ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन का होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रोमीन का होता है, लास्ट में किसका होता है, आयोडीन का होता है। तो बताओ फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो क्या करे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालेगा, है ना। तो एक चीज ध्यान में मैं बना रहा हूं, BF3 BCl3, ये हो गया BR3 और BI3, ठीक है। अब यहां पर ध्यान सुनो, बच्चे बोलते हैं सर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन टानेगा ज्यादा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कम है तो कम टानेगा, और देखो ब्रोमीन का कम और कम टानेगा, आयोडीन का तो सबसे कम है तो कम टानेगा। तो ज्यादा कौन टान रहा है, फ्लोरीन को। फ्लोरीन क्या कर रहा है, बोरोन के इलेक्ट्रॉन को टान रहा है, तो बोरोन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा बनेगा, ऐसा लग रहा है ना। तो बोलोगे कि BF3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से हम ये बात बोल सकते हैं कि एसिड कैरेक्टर क्या होगा, BF3 का ज्यादा होना चाहिए, रूल तो यही बोलता है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है बाबू कि ध्यान रखना है कि बोरोन के पास क्या होता है कि एक मेरा p ऑर्बिटल होता है, मैंने आपको बताया था बोरोन के पास p ऑर्बिटल होता है। तो क्या होता है, बोरोन के पास p ऑर्बिटल है ना, दिखाया था मैंने आप लोगों को बोरोन का p ऑर्बिटल। अब एक बात बताओ, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, सबके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका ऑक्टेट तो नहीं है ना, सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ऑक्टेट करने के लिए। इसीलिए क्या करता है बोरोन, किसी दूसरा से तो चलो ठीक है, मगर अपने ही फ्लोरीन से क्या करता है, बगल वाले नेबरिंग एटम से फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेता है, जिसका नाम है एक्सेप्शन का बैक बॉन्डिंग। BF3 आपका बैक बॉन्डिंग करता है। तो यहां ध्यान रखना, फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर है ना, 3 लोन पेयर है, आपको पता ही है। फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी होगा 1 2 3 4 5 6। तो ब्रोमीन का एक लोन पेयर को मैं ऑर्बिटल्स में दिखा रहा हूं, मान लो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करता है ना कि ये फ्लोरीन क्या करता है, वो बोरोन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। इसकी वजह से ध्यान रखना है कि BF3 में अगर ध्यान से देखोगे, BF3 में, ठीक है, बोरोन के पास लोन पेयर है 1 2 3 4 5 6, ये लोन पेयर क्या करता है, इसके ऑर्बिटल में डाल देता है, और डालने के बाद बना लेता है पता क्या, BF, इसके पास डबल बॉन्ड बन गया, और इसके पास कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास कौन सा नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। तो ऐसे तीनों बनाते रहता है। तो बोरोन के डिफिशिएंसी को कौन कम कर दे रहा है, फ्लोरीन, ठीक है। अब बच्चे साथ बोलते हैं सर क्लोरीन करता होगा क्या, क्लोरीन भी तो करता होगा सर, क्लोरीन के पास भी तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 लोन पेयर है, वो भी तो कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि क्लोरीन के पास जो है, वो क्लोरीन के पास ऑर्बिटल बड़ा है, इसका 2p और इसका कितना है, 2p ऑर्बिटल है, पता है।
ठीक है, अभी सारे कुछ बच्चों को कंसेप्ट में क्लियर नहीं हुआ होगा सर टूपी टूपी क्या है। मैं केमिकल बॉन्ड में इसको काफी डिटेल में बताऊंगा, मगर जो बच्चे पास आउट बच्चे हैं, 12 के बच्चे हैं, तो आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं क्या कि इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। इसका ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल, एक अच्छा ओवरलैपिंग तभी होता है जब सेम शेप के सेम साइज का ऑर्बिटल ओवरलैप करे। तो इसका 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, इसके 2p ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैप करते हैं क्योंकि दोनों का साइज सेम है। इसलिए क्या करते हैं, इसके साथ ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन को अच्छे से दे रहा है। मगर बात क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है, 3p ऑर्बिटल्स है। क्लोरीन का क्या है, 3p ऑर्बिटल्स, इसका कितना 2p ऑर्बिटल्स है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में डालेगा तो कैसे डालेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग कैसे करता है, दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और दोनों ओवरलैप तभी से करेगा तब तो अच्छा से ओवरलैप होगा, तब तो ये बड़ा ऑर्बिटल है, ये छोटा ऑर्बिटल है, अच्छे से ओवरलैप नहीं होगा तो ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन अच्छे से ब्रोमीन को नहीं दे पाएगा। तो अब ये बात बताओ कि फ्लोरीन अच्छे से दे पा रहा है, तो बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो फ्लोरीन दे रहा है, मगर क्लोरीन उतना अच्छा से नहीं दे रहा। तो बताओ एसिड कैरेक्टर डिक्रीज कर गया ना, क्योंकि ये फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन अच्छे से दे रहा है, तो ब्रोमीन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके एकदम शांत बैठ गया। ठीक है, अब उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उसको तो फ्लोरीन दे रहा है। तो एसिड कैरेक्टर क्या हो गया, BF3 का कम हो गया, क्लोरीन देखो थोड़ा सा दे रहा है, तो ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या बोलेगा कि भाई साहब आप BCl3 आप क्या करो, क्लोरीन हमको नेबरिंग वाला जो क्लोरीन है वो हमको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं दे पा रहा। जब क्लोरीन अच्छे से नहीं दे पा रहा तो ब्रोमीन क्या करेगा, किसी दूसरा स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो क्या होगा, इसका लिविस कैरेक्टर थोड़ा सा क्या होगा, उतना ज्यादा से डिक्रीज नहीं करेगा जितना से BF3 का कर रहा था। और देखो BBr3 में अगर ध्यान से देखोगे तो 3p के बाद आता है 4p ऑर्बिटल में ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका कितना है, 2p ऑर्बिटल्स है, तो और अच्छे से ओवरलैप नहीं होगा। तो ब्रोमीन से जो बोरोन को इलेक्ट्रॉन मिलने वाला था वो अच्छा से और भी नहीं मिल रहा, और आयोडीन को अगर देखो तो और भी बड़ा ऑर्बिटल है, उसका 2 इलेक्ट्रॉन अच्छा से ओवरलैप नहीं करेगा 2b से, ये हो जाएगा आपका 5p और ये हो जाएगा आपका 2p। बताओ 2p एंड 5p कितना बड़ा है और 2p देखो कितना छोटा है, तो अच्छा से ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा। तो आयोडीन और भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, फ्लोरीन दे रहा है, किसको, बोरोन को। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बोरोन को ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अपने ही ग्रुप ऑफ एटम से उसको मिल गया, तो क्या लिविस कैरेक्टर आपको डिक्रीज कर गया, ये अब किसी से लेना नहीं चाहेगा लोन पेयर, मगर ये बोलेगा भाई हमको थोड़ा सा दे दो, ये बोलेगा और हमको थोड़ा सा दे दो, और ये बोलेगा सबसे ज्यादा चाहिए मुझे। तो इन सब में बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, Bi3। तो Bi3 का एसिड कैरेक्टर क्या होगा, एसिड कैरेक्टर ज्यादा होगा, फिर BBr3 कम होगा, BF3 कम होगा। तो इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, BF3 में बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छा से होता है, और बैक बॉन्डिंग अच्छा होने की वजह से एसिड कैरेक्टर आपको डिक्रीज कर जाता है। सपोज लेट करो, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, थोड़ा समझिएगा, मुझे भूख लगा है, ठीक है, मुझे भूख लगा है, एलिमेंट को भी तो भूख लगा था, है ना, कैसे कि इलेक्ट्रॉन चाहिए तब तो लिविस एसिड है। मुझे अगर भूख लगा है तो मुझे अगर खाना घर वाले ही दे देंगे, मैं दूसरे से क्यों मांगूंगा, सीधा सा बात है, क्लियर। तो मेरा क्या होगा, अगर मेरे घर वाले खुद मुझे खाना दे रहे हैं तो बाहर वाले मुझे क्यों खाना देंगे, मैं क्यों लूंगा बाहर वाले से। तो मेरा क्या होगा, बाहर से खाना लेना मेरा कम पड़ जाएगा, हम नहीं लेंगे, हम घर वाले। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ बोरोन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो कौन दे रहा है, फ्लोरीन दे रहा है थोड़ा सा, तो फ्लोरीन ज्यादा अमाउंट में दे रहा है, इसलिए ये बोरोन क्या करे, BF3 में जो बोरोन है बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो इसका लिविस कैरेक्टर घट जाएगा। मगर अगर बात करते वहीं पर Bi3 में, तो ये आयोडीन जो इसके पास लोन पेयर 3 लोन पेयर है आयोडीन के पास, ये अच्छा से इसको बोरोन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है क्योंकि इसके ऑर्बिटल बड़े हैं, अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पा रहे, इसलिए इसका Bi3 का बोरोन जो है बोलेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, हमको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इसलिए बाहर से जब लोन पेयर लेगा तो वो हो जाएगा आपका लिविस एसिड अच्छा होगा। तो कभी भी आपको यहां से ऑर्डर पूछ देगा लिविस एसिड कैरेक्टर का, तो आप बोल सकते हैं BF3 का ऑर्डर आपका सबसे कम होगा, Bi3 का ज्यादा होगा। तो ये आपका एक्सेप्शन हुआ, किसका, इस रूल का, क्योंकि मैंने बताया था कि सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ेगा तो क्या होगा, एसिड कैरेक्टर बढ़ेगा, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था, मगर यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा अगर बात करेंगे इंक्रीजिंग इन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन मेक इट्स द रिलीजिंग एट द स्ट्रॉन्ग एसिड। वही बात, अगर मेरे पास सेंट्रल एटम या किसी भी एलिमेंट के बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप हमेशा क्या बोलोगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे Sn+4 Sn+2, बताओ Sn+4 और Sn+2 में कौन अच्छा एसिड होगा, लिविस एसिड होगा, तो आप बोलोगे पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा, ये आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा है। Fe+3 में और Fe+2 में कौन अच्छा एसिड होगा, ये आपका होगा Fe+3 होगा, है ना, इजी है।
ठीक है। देन साइज इन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिड स्ट्रेंथ, साइज भी फैक्टर करता है। अब बताओ साइज जितना छोटा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा, पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए हो ना, साइज जितना छोटा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा, तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा तो एसिड कैरेक्टर बढ़ेगा, सीधा सा बात है। तो लिथियम सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस, अब बताओ सबके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज जब इक्वल हो जाएगा तो साइज फैक्टर जितना छोटा उतना एसिड का स्ट्रेंथ उतना अच्छा। तो बताओ इनवर्सली रिलेशन है ना, तो मैं बात कर सकता हूं साइज ऑफ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। जितना साइज छोटा एसिड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। तो बताओ लिथियम सोडियम पोटेशियम कौन बड़ा है? पोटेशियम बड़ा है ना। पोटेशियम अगर बड़ा है तो एसिड कैरेक्टर क्या होगा? पोटेशियम का साइज बड़ा है तो एसिड स्ट्रेंथ कम होगा, तो यहां पर आपका कम हो जाएगा और आपका लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहीं पर एक और बात आता है, लिथियम प्लस है, बेरिलियम +2 है, बोरोन +3 है। अब यहाँ साइज फैक्टर नहीं देखना है, सबसे पहले आपको चार्ज फैक्टर देखना है। तो चार्ज फैक्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि बताओ चार्ज किसका ज्यादा, +3 +2 एंड +1, तो चार्ज किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा? आपका लिविस एसिड कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। तो ये कुछ आपके यहाँ पर ऑर्डर्स थे जिससे आप एसिड कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर, आप सॉरी एसिड कैरेक्टर आपको पता चल गया तो उसका उल्टा कर दो तो बेसिक कैरेक्टर भी निकाल ही सकते हो, है ना। अगर आपसे यही बेसिक कैरेक्टर पूछ देता तो एसिड कैरेक्टर सबसे अच्छा है तो बेसिक कैरेक्टर इसका सबसे कम होगा, यहाँ पे एसिड कैरेक्टर इसका कम है तो बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, ठीक। उसका रिवर्स कर दो तो बेसिक कैरेक्टर भी निकल सकता है, ठीक है ना। पास में आया? चलो तो अब बात करते हैं यहाँ पर और पॉइंट के बारे में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। अब सेकेंड है मेरे पास ई नंबर ऑप्शन में, अगर ध्यान से देखोगे क्या बोला गया है, एसिड स्ट्रेंथ, एसिड का स्ट्रेंथ जो होगा वो इनवर्सली रिलेशन है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब बताओ एक अच्छा एसिड कब हो सकता है? एक अच्छा एसिड कब होगा? मान लो H है आपके पास, ठीक है। जितना वीक बॉन्ड होगा उतना जल्दी से टूट जाएगा, जितना जल्दी टूट जाएगा उतना जल्दी H+ और A- दे देगा, H+ आयन दे देगा तो उतना अच्छा क्या होगा? ये एसिड होगा। तो आपको क्या देखना है, अगर जितना H और A के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना अच्छा एसिड नहीं होगा, क्योंकि H+ आयन रिलीज कर ही नहीं पाएगा। तो जितना वीक बॉन्ड होगा H और A के बॉन्ड में, जितना वीक होगा, वीक कैसे देखेंगे? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा, बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा उतना वीक बॉन्ड और उतना जल्दी H+ आयन देगा, उतना अच्छा एसिड होगा। तो इंफॉर्मेशन यही है कि आप हमेशा बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर देखो। अगर HA का बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया? ध्यान रखो, जितना स्ट्रेंथ जितना ज्यादा है, स्ट्रेंथ मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, मतलब बहुत जल्दी टूटने वाला नहीं है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है तो बहुत जल्दी टूट जाएगा और अच्छा एसिड कहलाएगा। तो एसिड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसा है? एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसा है? इनवर्सली रिलेशन है, किससे? बॉन्ड स्ट्रेंथ से। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो एसिड स्ट्रेंथ कम होगा। दूसरा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड H, वही बात, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड H और A के बीच में, ठीक है। तो अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि स्ट्रेंथ के बेसिस पर, ठीक है। तो चलो स्ट्रेंथ के बेसिस पर अभी हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। HF, HCl, HBr और HI। हमेशा ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ये हम लोग जो रूल लगाते हैं ना, ये हमेशा जो रूल लगाते हैं, ठीक है, ये जो हमेशा रूल जो लगाते हैं बाबू ध्यान से देखो, डाउन द ग्रुप में लगाते हैं हमेशा। ये जो रूल लगा रहे हो ना, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, मतलब आप ग्रुप, जब भी आप ग्रुप में जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये रूल लगा सकते हो, ठीक है, हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला, ठीक है। तो मान लो HF, HCl, HBr, HI, आप ही बात बोलो, H तो कॉमन है सब में, फ्लोरीन का साइज क्या छोटा है, ठीक है। मान लो H तो कॉमन है सब में, ठीक है, H तो कॉमन है। अब बताओ फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा, चलो छोटा। क्लोरीन का तो बढ़ गया, ब्रोमीन का तो और बढ़ गया, आयोडीन का तो सबसे बढ़ गया, है ना। तो अब बताओ यहाँ पर ये क्या, फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और यहाँ पर आयोडीन है। मैं मिटा दूंगा यहाँ पर, ठीक है, लिख लो अच्छा से, पहले साथ साथ मेरा लिखो, ये आयोडीन है और कंसेप्ट भी लेते रहो, ठीक है। अच्छा, अब बताओ इनके बीच में बॉन्ड लेंथ ये होगा, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ होगा, इसके बीच में बॉन्ड लेंथ होगा, इसके बीच में सबसे बॉन्ड लेंथ, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में है? इसमें, HI में। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा हो तो जल्दी टूट जाएगा, अब जल्दी टूट जाएगा, ये कम टूटेगा, ये जल्दी नहीं टूटेगा, ये मतलब उसको मतलब कि तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो अब बताओ ये जल्दी टूट जाएगा, अब ये जल्दी टूट जाएगा तो तुम ही बताओ ये H+ जल्दी रिलीज नहीं कर जाएगा? ये बहुत जल्दी आपका H+ रिलीज कर जाएगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है, आपका HI जो है एक अच्छा एसिड होगा कि उनके बीच में बॉन्ड बहुत ही वीक है। तो अच्छा एसिड का ऑर्डर क्या होगा? ये होगा
इसका एक और एग्जाम्पल्स है इसको समझाने के लिए। आपका जो अच्छा एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसे समझ सकते हो, है ना। तो वो कैसे, अगर मान लो HF है तो क्या होगा, H+ में टूटेगा और क्या होगा, H- में टूटेगा। और ये मान लो HCl है, ये टूटेगा H+ और Cl- में टूटेगा। और अगर मान लो ये HBr है तो ये टूटेगा H+ और Br- में टूटेगा। और मान लो मेरे पास HI है, ये टूटेगा तुम्हारा H+ और किसमें, I- में टूटेगा। सब पर कितने चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब बताओ, चार्ज जितना ज़्यादा होता है उतना अनस्टेबल होता है, चार्ज जितना कम होता है उतना स्टेबिलिटी आती है। तो बताओ, सब पर -1 है, फ्लोरीन का साइज छोटा एटम है, उस पर एक माइनस चार्ज है। आयोडीन का देखोगे तो मेरा आयोडीन का पर भी एक माइनस चार्ज है, मगर उसका साइज क्या बहुत बड़ा है। तो चार्ज का डेंसिटी किस में ज़्यादा होगा, बड़ा साइज में। देखो सबसे कम होगा चार्ज डेंसिटी। मान लो मेरे पास इतना छोटा एटम्स है, इतना छोटा एटम्स है, मान लो, देखो चार्ज डेंसिटी तो यही बोला जा रहा है ना, ध्यान से देखो। नेगेटिव क्या होगा, दूर दूर होगा, एक ही माइनस क्या होगा, पूरा फैल जाएगा इसमें। तो चार्ज का डेंसिटी कम होगा, इसमें क्या होगा, इसका चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होगा, -1। अगर मैं पूरा इसको स्फीयर में डिस्पर्स करूँ तो इसमें चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो इनका चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा है, इसका चार्ज का डेंसिटी कम है। तो इसके वजह से हम ये बात बोल सकते हैं क्या, कि ये आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, बात समझा। और इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आपका ज़्यादा रहेगा, तो ये फर्दर किसी से रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए उसका एनायन पार्ट का कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो आप ध्यान रखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एनायन, एनायन बात करेंगे, या कॉन्जुगेट बेस, तो कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा I-, फिर होगा Br-, फिर होगा Cl-, और लास्ट में क्या होगा, F-। काफ़ी अनस्टेबल है, तो इसलिए ध्यान रखना, जो ज़्यादा जिस एसिड का एनायन स्टेबल हो या उसके कंजुगेट बेस आपका स्टेबल हो, उतना अच्छा एसिड कहलाता है ना। तो ये चीज आपका रीजन है। डायरेक्ट आप बॉन्ड लेंथ देख लो ना, इतना क्या परेशानी है, आप बॉन्ड लेंथ से भी देख सकते हो, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उतना जल्दी एसिड फॉर्म करेगा, वो अच्छा एसिड होगा, बस नॉर्मल सा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं और चलता हूं यहां पर। तो इसका क्या था, ये था ऑर्डर। चलिए अब आता है H2O, H2S, H2AC और H2 है ना। सेम ग्रुप में आप लाई कर रहे हो, अगर सेम ग्रुप में लाई कर रहे हो तो आप ही बताओ पीरियड टेबल में ग्रुप देखो क्या है, हाइड्रोजन सबका तो सेम ही है। देखो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और टेलिनियम, राइट। डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और टेलिनियम। डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो डाउन द ग्रुप आने से साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो अच्छा एसिड कौन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि बॉन्ड वीक होगा, वही रीजन। सेम ग्रुप में आना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी कम लगेगा और बहुत जल्दी H+ टूट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ये ध्यान रखना है। तो बहुत इजी एग्जांपल है, आपको इसको पैटर्न को पकड़ना है। तो कभी भी एक सेम ग्रुप वाला होगा, सेम ग्रुप में लाई कर रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HA पोलर बॉन्ड्स। मतलब अब ये बोला है कि पोलर बॉन्ड ये सेम ग्रुप में लाई नहीं कर रहा, ये सेम पीरियड में लाई कर रहा है। देखो सेम पीरियड वाला कंसेप्ट है, तो सेम पीरियड में अगर जो कंसेप्ट लगाते हो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल लगता है। जैसे मान लो मेरे पास है CH4 या मान लो H है। अब मान लो A जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लो डेल्टा नेगेटिव क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो खींच लेगा। तो उसमें पोलरिटी डेवलप हो जाता है। अब पोलरिटी कब डेवलप होता है, जब उसमें चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है। पढ़ाया था मैंने पीरियड टेबल में। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा ना, उतना क्या होगा, पोलरिटी डेवलप होगा। और जितना ज्यादा पोलरिटी डेवलप होगा तो क्या होगा, ये H+ आराम से दे सकता है, राइट। तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको, यहां पर पोलरिटी कंसेप्ट को भी लगाना है। अब पोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो कभी भी आपको दो फैक्टर है, दो ही रूल लगाना है, एक आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ रूल, दूसरा आपका चेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पोलरिटी रूल। या हम बोल सकते हैं डैट HA पोलर बॉन्ड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, ठीक है ना। अब बताओ यहां पर क्या है, CH NH H2O और यहां पर HA। तो अगर मैं CH4 बनाऊंगा तो CH4 अगर मान लो यहाँ पर ऐसे है, अगर मैं अमोनिया बनाऊं तो नाइट्रोजन तुम्हारा ऐसे है, देखो अमोनिया, वाटर है, वाटर में ऐसे है, और यहाँ पे HF है। देखो ध्यान से देखो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में लाई कर रहा है, अलोंग द पीरियड जा रहे हो। अलोंग द पीरियड जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन सबका तो कॉमन है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन सबका तो कॉमन है, बट यहाँ पर क्या चेंज कर रहा है, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। देखो यहां से यहां क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव और ये क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा। ये उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि ये ज्यादा होगा,
ये और भी कम हो जाएगा, ये और भी कम होगा। जितना सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होगा उतना क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन टानेगा, और लेस इलेक्ट्रॉन टानने से पोलैरिटी डेवलप कम होगा। अब मान लो, जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो HA है और मान लो HB है। मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। मान लो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 है। तो बताओ इनका डिफरेंस कितना हुआ, 2। मतलब इलेक्ट्रॉन कितना से टानेगा, इसको इलेक्ट्रॉन टानेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन देखो कितना से टानेगा, 2 से टानेगा। चेंज कितना निकल के आएगा, चेंज आएगा 2 से। इसका चेंज कितना से निकल के आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन टान रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा टानेगा, बी टानेगा। तो बी ज्यादा इलेक्ट्रॉन टानेगा तो इस पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आएगा, इस पर डेल्टा कम आएगा, इस पर पॉजिटिव कम आएगा, है कि नहीं। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है तो पोलैरिटी ज्यादा हो रहा है। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उसमें पोलैरिटी ज्यादा होगा, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो पोलैरिटी भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से टानेगा नहीं, राइट। तो अब बताओ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तुम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, यहाँ पर HF का बॉन्ड देखो, कौन ज्यादा पोलर है, ये आपको पोलर ज्यादा है, इसका है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो कार्बन हाइड्रोजन का पोलरिटी आपका कम है, और यहाँ पर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से आप ये बात बोल सकते हो उसमें पोलरिटी ज्यादा है। तो इसीलिए बाबू ध्यान रखना है, आपको कभी भी ऑर्डर आएगा तो आप बोलोगे पोलरिटी ऑर्डर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, पोलरिटी ऑर्डर निकाल के ये रूल लगा सकते हो। तो सेम पीरियड में लाई करने वाला सिस्टम के लिए आप हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल लगाओ, और अगर मान लो सेम ग्रुप में लाई कर रहा है तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल नहीं लाना है, आपको बॉन्ड वाला सिस्टम बात करना है। कौन सा, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड वाले सिस्टम को लेना है, ट्रिक कोड पकड़ना है, ठीक है। ये दो चीज को आपको ध्यान रखना है, ऐसी स्ट्रेंथ कभी भी निकालोगे तो ये फॉलो आपको जरूर करना है। फॉर द एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट पीरियड एंड ग्रुप, और अगर डिफरेंट पीरियड का होगा, जैसे मैंने बताया सेम ग्रुप का होगा तो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला कंसेप्ट को लेना है। अगर सेम पीरियड में होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल या पोलर नेचर वाला रूल को लेना है। और अगर डिफरेंट एलिमेंट का होगा, आपको ऑर्डर दिया रहेगा, डिफरेंट ग्रुप का होगा, मिक्स होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना बॉन्ड स्ट्रेंथ को लेकर चलना है। तो फिलहाल ये बोला है फॉर द एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट पीरियड एंड ग्रुप्स एसिड स्ट्रेंथ दैट इज प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द HA। अब देखो आयोडीन अलग ग्रुप का है, अलग पीरियड का है, सल्फर अलग का है, कार्बन अलग पीरियड का है, तो सब अलग अलग पीरियड के अलग अलग ग्रुप्स के हैं। इसीलिए ध्यान रखना है, आपको यहाँ लगाना है बॉन्ड स्ट्रेंथ, लगाना है बॉन्ड स्ट्रेंथ रूल लगा देना है। तो बताओ हाइड्रोजन आयोडीन का साइज बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, और बताओ कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर हाइड्रोजन कौन बड़ा है, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, कार्बन एंड सल्फर कौन बड़ा है, सल्फर बड़ा है। तो सल्फर हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। इसलिए एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर आपका ये आएगा, बोलो क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पीरियड ग्रुप वाले सिस्टम को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सेम पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल, सेम ग्रुप में तो बॉन्ड स्ट्रेंथ रूल, और अगर डिफरेंट पीरियड के डिफरेंट एलिमेंट का ग्रुप एलिमेंट होगा तो आप ध्यान रखना है डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट होगा तो आपको क्या रखना है, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले कंसेप्ट को लेना है। अब एक टर्म आता है ऑक्सो एसिड, है ना। अब टर्म आता है क्या, ऑक्सो एसिड का। ऑक्सो एसिड को कैसे लिखना है, तो ऑक्सो एसिड के लिए आपको ध्यान रखना है एक ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, तो जैसे HClO, दूसरा HClO2, HClO3, HClO4। तो इसका भी वही कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हो तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे Cl का निकालना है, तो क्या करना है, एक ऑक्सीजन कितना होता है -2, तो हाइड्रोजन कितना होता है +1, टोटल क्या करना है 0 के बराबर करना है। तो एक ऑक्सीजन का -2 और ये +1 कितना हो गया, -1 बचा, तो मतलब क्लोरीन कितना है +1, ठीक है ना, बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखना एक ऑक्सीजन का -2 तो दो ऑक्सीजन कितना होगा -4, हाइड्रोजन कितना है +1 तो कितना बचा -3, तो क्लोरीन का कितना आ गया +3, 0 के बराबर लाना है आपको, ठीक है। अब देखो एक ऑक्सीजन का -2 तो तीन ऑक्सीजन का -6 और यहाँ पर +1 है, तो -6 से +1 करो तो कितना जाएगा -5, तो 0 करने के लिए क्लोरीन को कितना दोगे +5, बोलो क्लियर है। और इसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा +7 होगा। तो ऑलरेडी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए। तो अब क्या करो, सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सो एसिड का जितना ज्यादा सेंट्रल एटम का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना मैंने आपको बताया था क्या एसिड कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है आपका एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर आपका कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो कभी भी ऑक्सो एसिड में ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नहीं निकालने आ रहा आप डायरेक्ट करो, जितने ज्यादा ऑक्सीजन अटैच्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के बढ़ने ही से ना क्लोरीन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी ये चीज आप आराम से समझ सकते हो। नेक्स्ट H2SO3 H2SO4। अब बताओ इसमें कितने ऑक्सीजन है,
3, इसमें कितना है 2, तो ऑब्वियसली कौन स्ट्रॉन्ग होगा, H2SO4 होगा H2SO3 से। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, सल्फर का देखो, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा +4, सल्फर का कितना आएगा +4, और यहाँ आएगा आपका +6 आएगा, ठीक है ना। तो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, किसका, सल्फर का +6, और मैंने आपको बताया था जिसका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है पॉजिटिव चार्ज का, न्यूक्लियर चार्ज का, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हो ज़्यादा होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो उसका एसिड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में मैंने पढ़ाया था, जब मैं फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, उसका एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ, किसका होगा, इसमें H2SO4 में आपका H2SO4 एंड H2SO3 से आपसे कभी भी पूछे कौन अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H2SO4 इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। अब देखो HClO है, HBRO है, HIO है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन अच्छा एसिड है, कौन अच्छा एसिड नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि ये भी वही बात, ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए यहाँ पर, ऑक्सीजन कितना जुड़ा है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब यहां से इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, इनका स्ट्रक्चर तो देखो, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूं, HOCl, और यहां होगा HO, यहां पर क्या होगा Br, और यहां HO, यहां पर क्या होगा आपका I। अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल बताओ, यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहां पर आयोडीन जुड़ा हुआ है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन टान रहा है, इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन क्या अकेले इलेक्ट्रॉन टानेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन टानेगा तो क्या होगा, यहां पर आपका पोलरिटी आपको ज्यादा डेवलप करेगा। कैसे, ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहां पर क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन टानेगा तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कमी आएगा। अब ऑक्सीजन जो होगा वो हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन टानेगा, तो यहां पर पोलरिटी आपका ज्यादा बढ़ जाएगा, यहां पर उतना कम पोलरिटी बढ़ेगा, ज्यादा पोलरिटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो टानेगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन टान रहा है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो पोलर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उन पे पोलरिटी ज्यादा क्रिएट होने से H+ आराम से रिलीज कर सकता है ना। दूसरा, अगर ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो पोलर नेचर का बॉन्ड का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू HOCl में। और आयोडीन का बात करते हो तो आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उतना इलेक्ट्रॉन टानेगा नहीं, तो उसकी वजह से जो पोलर नेचर का जो पोलरिटी डेवलप होगा HO के बीच में बहुत ही और भी कम होगा। तो आपको लॉजिकली ये ध्यान रखना है कि HO में देखो सब में सेम है, बस खाली हैलोजन चेंज हुआ है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होगा उतना अच्छा क्या होगा HOCl में, या बोल सकते हैं HClO, HBRO और HI में आपका एसिड कैरेक्टर बढ़ेगा। तो बताओ यहाँ पर Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो एसिड कैरेक्टर बढ़ेगा, कम हो गया और भी कम हो गया, तो एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इधर होगा। बोलो क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। HNO3 एंड HNO3, ठीक है ना, HNO2 और HNO3 में कौन अच्छा एसिड होगा, बताओ, बताइए आप लोग, आप ही लोग बताइए कौन अच्छा एसिड होगा, बोलो। तो आप जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, चलो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। HNO2 में और HNO3 में कौन अच्छा एसिड होगा, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ। इन सारे चीज को आप जरूर अप्लाई करो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो एलिमेंट चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, डायरेक्टली अटैच्ड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ऑक्सीजन हो गया, और ज्यादा अमाउंट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितने ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा एसिड कैरेक्टर या लिविस एसिड कैरेक्टर बढ़ता है, राइट। तो अभी भी मैंने बताया आप लोगों को, मगर इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शन को अच्छे से समझोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास आपके पास अभी भी मैंने एग्जाम्पल लिया है H2SO3 में और यहां पर H2SO4 में, ठीक है, क्या है, अब ध्यान से देखो H2SO3 और यहाँ H2SO4 में। अब एक बात बताओ कि इनमें ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन 3 है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन 4 है। बताओ, मैंने आपको बताया था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाला था 6 था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, आपका 4 था, है ना। तो कौन ज्यादा कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो आप क्या बोलोगे, उसका एसिड कैरेक्टर आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, क्लियर। बट यहां पर इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये करना है, यहां पर ये करना है, आपका एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, और इस एक्सेप्शन को एकदम ध्यान रखना। इसमें बोला गया है आप फास्फोरस का एसिड ले लो, जैसे H3PO4 और यहां पर H3PO3 और यहां पर H2PO2, ये ठीक है, H3PO2,
H3PO2, ठीक है। अच्छा, अब इन सब में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, PO और यहाँ पर हो गया 4 है ना, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ हो गया आपका OH और यहाँ हो गया आपका OH। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो फॉस्फोरस का ये हो गया PO और यहाँ पर आपका हो गया OH और इसमें आ गया H। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो PO OH हाइड्रोजन और यहाँ पर। एक्चुअल में क्या होता है ना कि ऑर्डर कुछ हो जाता है ऐसा, H3PO4 का एसिडिक नेचर बहुत ही कम होता है, भले इसके पास ऑक्सीजन कितना है 4 है, इसका देखो ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हमेशा एसिडिक होगा, ये सही है, ठीक है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। बट यहाँ पर एक सिर्फ फॉस्फोरस का अगर तुम मान लो एसिड यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अगर इसका रीज़न देखोगे तो ये आपका भाई डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव पोलर नेचर है, और पोलर नेचर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर पोलर नेचर हो जाता है। इस पोलर नेचर होने की वजह से क्या होता है, इनके बॉन्ड को बना देता है वीक। अब बॉन्ड के वीक बनाने का मतलब क्या हो गया, ये H+ ना देके क्या देता है, OH- आयन देने लगता है, तो ये क्या होता है, ये बेसिक कैरेक्टर शो करने लगता है। तो यही रीजन है आपका कि आपका कभी भी क्वेश्चन पूछेगा इस एक्सेप्शन के बारे में तो ये चीज आपको मेंशन करना जरूरी है। सभी चीज में ठीक है, बट यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कम होगा तो यहाँ पर फॉस्फोरस का अगर तुम एसिड लेते हो और ऑक्सीजन कम है तो वही ऐसा एसिड होगा, अच्छा होगा। बाकी आपका ये क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन वाले आपका क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को A to Z मैंने चीज आप लोगों को बताया, और एक चीज इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये करना कि यहाँ पर आपको कुछ ऑर्डर मैंने बता दिया है, ये ऑर्डर आप चार्ट को ध्यान रखेंगे, बहुत काम आने वाला है, ये चार्ट आपको बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ना, ये कुछ एसिड्स है और कुछ इसमें बेस भी मिला हुआ है, तो सबसे अच्छा एसिड स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो यहाँ पर देखो सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड मतलब हो गया HClO4, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपको यहाँ पर नजर आ रहा। सल्फ्यूरिक एसिड से भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है HClO4। तो ये चीज आप हमेशा रेडी करके देखते रहोगे ना तो बहुत काम आने वाला है। ये आप डिफरेंट टाइप के एटम ग्रुप, या जैसे मान लो आपको दे दिया है HNO3 दे दिया, H2SO4 दे दिया, कौन अच्छा एसिड है, तो HNO3 आपको दे दिया है HNO3 और यहाँ पर आपका H2SO4 दे दिया है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, तो आपको यहाँ पर पढ़ते पढ़ते आपको ये पता चलेगा कि सर H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन अच्छा होगा, इन दोनों में सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, H2SO4 होगा। नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट एक्चुअली क्या है, इन दोनों में कंपेयर किया जाए कौन अच्छा एसिड है तो क्या बोलोगे, H2SO4 एसिड है। तो यहां से यहां आ रहे हो ना तो क्या हो रहा है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और नीचे वाले का एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया आपको कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड एसिडिक एसिड में कौन सा अच्छा एसिड है, तो एसिडिक एसिड अगर देख रहे हो H2C, इसका नाम है एसिडिक एसिड CH3COOH। बहुत से बच्चे डर जाते हैं ये क्या दिया हुआ है, CH3COOH एसिडिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड में एसिडिक एसिड जो है अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू क्या मेरे पास कार्बोनिक एसिड, राइट। आ जाओ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, HCN and H2S में कौन अच्छा एसिड है, तो H2S अच्छा एसिड है। तो ये कुछ चार्ट है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखोगे, ये बहुत काम आने वाला है, हर जगह काम आएगा। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 4 में मैंने आप लोगों को लिविस एसिड हो गया, लिविस बेस हो गया, साथ ही साथ फैक्टर अफेक्टिंग द लिविस एसिड एंड लिविस बेस के बारे में मैंने बताया आपको किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो A to Z मैंने आपको सारा कंसेप्ट दे दिया है, और मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चन से पूछा था, जरूर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8981194074 में डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और हमारे कमेंट सेक्शन में आप चैट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात होगी। ओके, चलिए बाय।